वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। लिहाफ इस्मत चुगताई। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवारों पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र बताने नहीं जा रही हूँ। न लिहाफ से का सी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये तब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों हूँ। इस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जो तुम बेजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ते भर के लिए मुझे अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ न सकूंगी। सजा तो खूब थी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। यह बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप न नवाब साहब को इसीलिए दामाद बना लिया कि वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कोई रंडी बाजारी औरत उनके यहाँ नजर नहीं आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, मगर उन्हें एक अजीब व गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है। बटेरे लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के अड़के जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साज व सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब बेगम बनकर आई और छप्पर खट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंद, उनके लिए मुर्गन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने के दर्जों में से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब वो मिन्नतों मुरादों से हार गई, चले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मज न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नावल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यास व हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला ऐसा कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब न तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी करतूतों को छोड़कर जरा इधर तवज्जा करें और न वो उन्हें आने जाने देते। जब से गमजान ब्याह कर आई थी, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए हाथ किस कदर फुर्तीले थे। अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां रपटे रानों पर और फिर दौड़ टिकनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पाजामे और सफेद झाग से कुर्ते और पंखा भी चलता हो। वो हल्की दलाई जरूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती जुलती बहुत कम थी। कालीन पर लेटी हैं, पीठ खिज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं, और बस रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियां खार खाती थी। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जिल्वों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहां उन दोनों का जिक्र आया और कहे उठे, ये लोग न जाने क्या क्या चटके गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती न थी। वहां तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गई। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ते भर के लिए बेगम जान के पास छोड़ गईं। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी।
सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छप्पर खट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 11 बजे तक तो बातें करते रहे, मैं और बेगम जान ताश खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी। भंगन कहीं की, मैंने सोच। रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप्पा अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली, हाथ हिलना बंद हो गया। लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज से कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी मगर यल्मो मा बैयना पर दफ्फतन आकर अटक गई। हालांकि मुझे उस वक्त पूरी याद थी। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बीटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के खुसर फुस र करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर तो नहीं? सो जाओ बेटा। कैसा चोर? रब्बो की आवाज आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफ नाक नज़ारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठकर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे कि मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। बेको लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छप्पर खट पर ही तय हो रहा था और मुझे खाक समझ न आया। और क्या फैसला हुआ? रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह चिड़चिड़ रुकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं घबरा कर सो गई। इन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सबके सब मजे से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़ों का साज व सामान बनवाने आन मरते और बावजूद नई रुई के लिहाफ के बड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतों बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी हो। मगर क्यों जिए फिर कोई जिंदगी? जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, वो फिर जीने लगी और खूब जिए। रब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चुप पर देखते देखते उनका सूखा जिस्म हरा होना शुरू हुआ। गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीब व गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ कीजिए, इस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी न मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को खा तो वो 40-42 की होंगी। उफे किस शान से वो मसनत पर नीम दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से लगी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानियों की तरह शानदार मालूम हो रहे थी। मुझे उनकी शक्ल बे इंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल सियाह और तेल में डूबे रहते थे। आज तक उनकी मांग ही बिगड़ी न देखी। मजाल है जो एक बाल इधर उधर हो जाए। उनकी आंखें काली थीं और ऐब्रो पर के जायद बाल अलहदा कर देने से कमाने से खिंची रहती थीं। आंखें जरा तनी हुई रहती थीं। भारी भारी फूल, पपोटे, मोटी मोटी आंखें। सबसे जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज जाज़बियत नजर चीज थी, वो उनके होंठ थे। उमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते थे। ऊपर के होंठों पर हल्की हल्की मूंछें सी थीं और कनपटियों पर लंबे लंबे कभी कभी उनका चेहरा देखते देखते अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। मालूम होता था किसी ने कसकर टांके लगा दिए हों। उमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए खोलती, तो मैं चुपके चुपके उनकी चमक देखा करती। उनका कद बहुत लंबा था और फिर गोश्त होने की वजह से वो बहुत ही लंबी चौड़ी मालूम होती थी, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढीला हुआ जिस्म था। बड़े बड़े चिकने और सफेद हाथ और सुडौल कमर। तो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी, यानी घंटों उनकी पीठ खुजाती। पीठ खुजवाना भी जिंदगी की जरूरियात में से था, बल्कि शायद जरूरत जिंदगी से भी ज्यादा। रब्बो को घर का और कोई काम न था, बस वह सारे वक्त उनके छप्पर खट पर चढ़ी कभी पैर, कभी सर और कभी जिस्म के दूसरे हिस्से को दबाया करती थी। कभी तो मेरा दिल होल उठता था जब देखो रब्बो कुछ न कुछ दबा रही है या मालिश कर रही है। कोई दूसरा होता तो न जाने क्या होता। मैं अपना कहती हूँ, कोई इतना छुए भी तो मेरा जिस्म सड़ गल के खत्म हो जाए। और फिर ये रोज रोज की मालिश काफी नहीं थी। जिस रोज बेगम जान नहाती, या अल्लाह, बस 2 घंटा पहले से तेल और खुशबूदार
घुटनों की मालिश शुरू हो जाती और इतनी होती कि मेरा तो तकियों से ही दिल टूट जाता। कमरे के दरवाजे बंद करके अंगीठियां सुलगती और चलता मालिश का दौर और उमूमन सिर्फ रब्बो ही रहती। बाकी की नौकरानियां बड़बड़ती दरवाजे पर से ही ज़रूरत की चीज़ें देती जाती। बात यह भी थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। बेचारी को ऐसी खुजली होती थी और हजारों तेल और उपटन मले जाते थे मगर खुजली थी कि कायम। डॉक्टर हकीम कहते कुछ भी नहीं, जिस्म साफ चिट पड़ा है। हाँ कोई जिल्द अंदर बीमारी हो तो खैर, नहीं भई ये डॉक्टर तो मुए हैं पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर्ज है, अल्लाह रखे खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुरा कर कहती और महीनमा हीन नजरों से बेगम जान को घूरती। ओह ये रब्बो, जितनी यह बेगम जान गोरी उतनी ही ये काली थी, जितनी यह बेगम जान सफ़ेद थी उतनी ही ये सुर्ख। बस जैसे तपा हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, गट्ठा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोंद, बड़े बड़े फूले हुए होंठ जो हमेशा नमी में डूबे रहते और जिस्म में अजीब घबराने वाली बू के शरारे निकलते रहते थे। और ये नथुने थे फूले हुए, हाथ किस कदर फुर्तीले थे, अभी कमर पर तो वो लीजिए फिसल कर गए कूल्हों पर, वहां रपटे रानों पर और फिर दौड़ टिकनों की तरफ। मैं तो जब भी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था, बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही न था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े भागे भी बने, न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी न आता था। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही, उसका जोड़ जोड़ टूटत रहा, किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी न खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दून सच कहती हूँ, मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चिपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुश होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर है जरा शाने से, नीचे हाँ वहाँ भई वाह हा हा वह सा। रूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान का इजहार करने लगी। और इधर हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ हुई तुम तो गुदगुदी करती हो। वाह वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी वही सोती जागती गुड़िया। नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती, क्या बच्चा हूँ अब मैं। बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई। वह हंसी। गुड़िया नहीं तो बबूवा लेना, कपड़े पहनाना खुद। मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े, सुना। उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहां खुजली हो रही थी रख दिया। जहां उन्हें खुजली मालूम होती वहां रख देती और मैं बेख्याली में बबूवे के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फराकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूं, ये की नई सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं, वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसी है। मैं बकवास कर रही थी और मेरा हाथ न जाने कहां से कहां पहुंचा। बातों बातों में मुझे मालूम भी न हुआ बेगम जान तो चित लेटी थी। अरे मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। कोई लड़की देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा, उन्होंने मुझे बाजू पर सर रख कर लेटा लिया। कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने पसलियां गणना शुरू कर दी। मैं मिनमिनाई। हुई तो क्या, मैं खा जाऊंगी, कैसा तंग स्वेटर बुना है, गर्म बनियान भी नहीं पहन। तुमने, मैं कुल बुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं, उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाईजैन की मदद ली, वो भी उठपटांग। हटा लो हाथ, हाँ 1 2 3। मेरा दिल चाहा किस तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए, ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों पर और नाक पर चमक रही थी। उसके हाथ यक ठंडे थे, मगर नर्म, जैसे उन पर खाल उतर गई हो।
उन्होंने शाल उतार दी और कारगे के मही न कुर्ते में इनका जिस्म आटे की लोनी की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाव सोने के ग्रीन बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घट रहा था। मुझे एक न मालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें मेन रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल हुलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे भुतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि न चीखा जाए और न रह सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बद रौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी ये और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है का रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़कर सो गई, मगर नींद कहाँ। चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रह ही, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था और कहती किससे और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी, आज रब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत का खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा। क्योंकि रात ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया में। लड़की क्या मेरा सर मुंडवाएगी। जो कुछ हुआ हो गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बिठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली जरा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मिलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलवाती तो मैं गर्दन मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उठने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दल ने बेकसी से पुकारा, आखिर ऐसा भाइयों से किया लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबता। माँ को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को, और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए। उन जरा जरा से उनके दोस्त, मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 सालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत की दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता सो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, फिर वहां न टिकती मगर लाचार थी। मजबूर कलेजा पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदलकर 16 सिंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया, और वो चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं कली की तरह फिसल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़ी मारे भैया, मैंने सोचा और रूठी अकड़ती रही। कच्ची अमियां खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी न देखी थी, झाड़ झंकार हो गई। ओहो हो, वो झटकी ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, सने उसकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चुहिया की तरह लिहाफ में दुबक गई। सर फटकज बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह हाँ, मैंने मरी हुई आवाज निकाली। लिहाफ में हाथी छलका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लूट मचाए। मेरा रोवा रोवा कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि जरूर हिम्मत करके सिरहाने लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथ फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ूं बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मजेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, यह बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मर्दी तो है सदा की चिटो। जरूर ये तिरमाल उड़ा रही है। मैंने नथुने फू लाकर सूं सूं हवा को सूंघा। सिवाय इत्र संदल और हिना की गर्म गर्म खुशबू के और कुछ महसूस न हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुत तेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बननी शुरू की कि मैं डर गई। मालूम होता था गून गून करके कोई बड़ा सा मेढक फूल रहा है और अब उछलकर मेरे ऊपर आया। आना माँ, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई न हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुस कर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल टटोल कर बिजली का बटन दबाया।
हाथी ने लिहाफ के नीचे एक कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़ आपसे अपने बिछौने में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।